उस मॉड्यूल्स में भी स्टार्टिंग में थ्योरी गिवन रहती है, उस मॉड्यूल में लास्ट में पीवाईक्यू भी गिवन है, ठीक है। तो आप वहां से पीवाईक्यू और वो सब तो कर सकते हो, जो आपकी मॉड्यूल की लिंक्स मैंने आपके साथ शेयर कर रखी है अवंती वाली, ठीक है। उसमें थ्योरी, इलस्ट्रेशन और लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ पीवाईक्यू, ये सारी चीजें गिवन है। एंड इसके अलावा भी फिर भी मैं अभी उसी शीट में एक स्टडी मटेरियल और अपलोड करूंगा, कुछ रेफरेंस बुक का। तो उसमें से अगर आपको कोई पर्टिकुलर चैप्टर की, पर्टिकुलर टॉपिक की थ्योरी या सॉल्व एग्जांपल देखने तो वहां से देख लेना। एंड थर्ड थिंग, एक चीज और सुन लो ध्यान से पहले, कि एनसीईआरटी का आपको करते जाना बैकग्राउंड पे। मतलब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप एनसीईआरटी अपने लेवल पे कर रहे हो, ठीक है। जैसे आज भी मैं आपको बोलूंगा, आज अपन बेस थ्योरम कवर करेंगे, तो आज आप उसमें आपका होमवर्क यही रहेगा आज का, कि आपको घर पे जाके बेस थ्योरम के एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन है उनको ट्राई करना है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन काफी अच्छे हैं। वो हो जाए, इसके बाद आप मिसलेनियस भी ट्राई कर लेना, क्योंकि आज के लेक्चर में अपना 12th का पोर्शन कवर हो जाएगा, जो 12th का सिलेबस है बोर्ड्स का, ठीक है। बस एक टॉपिक और बचेगा, वो अगले लेक्चर में अपन कवर कर लेंगे। लेकिन आज एनसीईआरटी का जितना लेटेस्ट एनसीईआरटी, उसके हिसाब से अपना टॉपिक आज कवर हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में घर जाके एक तो आप एनसीईआरटी कवर कर लेना अच्छे से, और इसके अलावा आप ये कवर कर लेना मिसलेनियस एक्सरसाइज एनसीईआरटी की, प्रोबेबिलिटी की। तो मिसलेनियस भी बहुत अच्छी है, उसमें बहुत अच्छी वेराइटी ऑफ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो वो सब आप कवर कर लोगे तो आपका ये थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी। हाँ, ड्रॉपर्स लोग बच्चे भी कर सकते हैं ऑफ कोर्स। आज ये प्रोबेबिलिटी, तो ड्रॉपर्स बच्चे को भी प्रोबेबिलिटी वहां से करना है, ठीक है। मिसलेनियस क्वेश्चन और बेस थ्योरम के क्वेश्चन। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ, बहुत टाइम हो गया। तो अपन ने लास्ट क्लास में बेसिक क्या क्या देखा था? अपन ने पिछली क्लास में हमने ये देखा था कंडीशनल थ्योरम, इंडिपेंडेंट इवेंट, ये सारी बातें हमने पढ़ी थी, और टोटल प्रोबेबिलिटी। अब आज का लेक्चर भी और इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर में हम टोटल प्रोबेबिलिटी आज पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम दो चीज पढ़ेंगे, एक तो व्हाट इज द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम, ठीक है, कि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है और बेस थ्योरम क्या होता है, और इसके बेसिस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो हमको देखना है। अगेन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्वेश्चन गारंटी है कि इससे क्वेश्चन आना ही है, ज्यादा चांसेस है बेस थ्योरम से क्वेश्चन आता है, और जेई में भी कहीं ना कहीं बेस थ्योरम के क्वेश्चन आते ही है, ठीक है। और अगर ये बेस थ्योरम से क्वेश्चन आता है, टोटल प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आता है, तो हमको एक आइडिया, क्वेश्चन को देख के आइडिया अपने आप लग जाता है कि हाँ ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, ये टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, और उसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और आंसर आ जाएगा। बस क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये रहता है, टफनेस ये रहती है हल्की सी, कि आपको इवेंट प्रॉपर्ली डिफाइन करना है, ठीक है। तो पहले इसको अपन समझते हैं, और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें उनको ध्यान समझते हैं। तो अच्छे से ध्यान से सुनना, अच्छे से समझना इन चीजों को, कहीं पे भी डाउट आए तो बताना, ठीक है। तो मान लो, सुनना ध्यान से, मान लो मैंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसका ये मान लो सैंपल स्पेस है, ये उसका क्या है, सैंपल स्पेस। और इसके पहले भी हमने प्रोबेबिलिटी को वेन डायग्राम से रिलेट करके समझने की कोशिश करी थी। अब इस सैंपल स्पेस से एसोसिएटेड या फिर इस एक्सपेरिमेंट से एसोसिएट मेरे पास मान लो अलग अलग इवेंट है, या तो 3 इवेंट हो सकते हैं, या तो 4 हो सकते हैं, या तो 6 हो सकते हैं, या तो n हो सकते हैं, n नंबर ऑफ इवेंट हो सकते हैं। तो मान लो इस सैंपल स्पेस, इस एक्सपेरिमेंट से एसोसिएट मेरे पास कुछ इवेंट है, उनको नाम मान लो मैं दे रहा हूं E1, E2, E3, E4, E5, इस तरह से मान लो इवेंट होंगे, और एक लास्ट में मान लो दीजिए EN। एक 2 भी हो सकते, 3 भी हो सकते, 4 भी हो सकते, 6 भी हो सकते, कितने भी इवेंट हो सकते हैं, राइट। तो ये इवेंट एसोसिएटेड है। तो यहाँ पे मैंने इवेंट्स बना दिए। अब ये जो इवेंट है, ये सारे के सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है। एक तो क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। अब मैंने ऑलरेडी आपको फर्स्ट क्लास में एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव के बारे में बताया था, हाँ है ना? यस एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होगा? एक्सक्लूसिव इंटरसेक्शन 5 इंटरसेक्शन वाई, मतलब यहाँ पे कोई भी इवेंट आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा, सब दूर दूर होंगे। मतलब जैसे इवेंट देखो, E1 का E2 के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, E2 का E3 के साथ नहीं होगा, E4 का, मतलब किसी सारे इवेंट क्या होंगे, एक्सक्लूसिव, मतलब उनमें आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, इंटरसेक्शन नहीं होगा। उनका इंटरसेक्शन क्या होगा, 5 होगा। तो एक्सक्लूसिव। एग्जॉस्टिव मतलब सारे के सारे इवेंट का यूनियन सैंपल स्पेस के क्या होगा, बराबर। एग्जॉस्टिव भी समझ में आता था, याद है, हाँ है ना? यस ठीक है। तो एक्सक्लूसिव मतलब कोई भी इवेंट, चाहे कोई भी आई वाला इवेंट ले लो, आई का जे के साथ इंटरसेक्शन क्या होगा, 5। और दूसरा एग्जॉस्टिव मतलब सारे इवेंट का यूनियन, E1, E2, E3 अप टिल En, इन सबका यूनियन किसके बराबर आएगा, बोलो? सैंपल स्पेस सैंपल स्पेस के बराबर आएगा। तो ये पहली दो कंडीशन है मेरे पास, कि अगर कोई एक्सपेरिमेंट मैं परफॉर्म कर रहा हूं, उससे एसोसिएटेड कुछ इवेंट से En जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है। अब मान लो इसी एक्सपेरिमेंट से कोई एक इवेंट ए एसोसिएटेड है, एक और इवेंट मैंने ए डिफाइन किया ए, ठीक है। अब उस इवेंट ए की मुझे क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी। उस इवेंट ए की मुझे क्या निकालनी, प्रोबेबिलिटी निकालनी। इसी से मैंने एक नया इवेंट कुछ अपनी तरफ से डिफाइन कर दिया। अब अलग अलग क्वेश्चन में इवेंट अलग अलग हो सकते हैं, उस एक्सपेरिमेंट के हिसाब से मैंने एक इवेंट ए डिफाइन करा।
अब मुझे उस इवेंट ए की क्या निकालनी, प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो उसके लिए उन्होंने क्या बोला, अच्छा ठीक है, अब इस इवेंट ए की अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो इसके लिए अपन क्या कर रहे हैं, अब देखो ये ए हर किसी ना थोड़े थोड़े इवेंट के साथ कुछ ना कुछ इंटरेक्ट करेगा। मान लो ये E1 के साथ इंटरेक्शन कर रहा है, E2 के साथ यहाँ पे इस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है, ये इसके साथ इंटरसेक्शन है, E3 के साथ कुछ और इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो अगर मुझे इस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी, मतलब बेसिकली सर्कल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना, बोलो। Yes, sir. सर्कल बेसिकली ये जो सर्कल ए बना है इसकी मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो मैं क्या कर रहा हूँ, जितना भी इन सबको ऐड कर दूं अगर मैं, तो सब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन ए, E1 का E के साथ कुछ पोर्शन होगा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन ए, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटरसेक्शन ए, इन सबके इंटरसेक्शन को अगर मैं आपस में ऐड कर दूं अप टिल प्रोबेबिलिटी ऑफ जो भी जिसके साथ भी इसका इंटरसेक्शन हो रहा है, EN इंटरसेक्शन ए, तो इन सबका एडिशन इस पूरे सर्कल की वैल्यू मुझे दे देगा, इन सबका एडिशन मुझे इस पूरे सर्कल की वैल्यू दे देगा, हाँ है ना, बोलो। Yes, sir. Yes, ठीक है। sir. तो इससे इसको इसी को क्या बोला गया, टोटल प्रोबेबिलिटी, इसी को क्या बोला गया, टोटल प्रोबेबिलिटी। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट ए, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट ए। अब पिछली क्लास में हमने ऑलरेडी सीखा था कि दो इवेंट का इंटरसेक्शन का अपन प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते थे, बताओ। पी ऑफ, फॉर्मूला क्या बताया था? इंडिपेंडेंट हो तो पी ऑफ ए इंटू पी। हाँ, अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो पी ऑफ ए इंटू P of A in P as a cut. ए बाय बी। पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी गिवन ए एज अ कट, है ना, Yes, sir. ठीक है। पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पढ़ा था लास्ट क्लास में, है ना, कि ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी गिवन ए एज अ कट, है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो सेम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा पी ऑफ E1 मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ ए गिवन E1 है सकट, है ना, प्लस पी, इसका भी सेम फॉर्मूला पी ऑफ E2 मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ ए गिवन E2 है सकट। क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इंटरसेक्शन। और लास्ट में इसका भी फॉर्मूला बन जाएगा पी ऑफ ए, सॉरी पी ऑफ EN इंटू पी ऑफ ए गिवन EN है सकट। और यही आपका फॉर्मूला होता है टोटल प्रोबेबिलिटी का, यही आपका फॉर्मूला है। क्लियर हो रहा है ना, ठीक है। तो अगर एक और एग्जांपल छोटा सा मैं ले लेता हूं कि मान लो मेरे पास कोई एक्सपेरिमेंट है, उससे एसोसिएट मान लो मेरे पास 3 इवेंट है, E1 E2 और E3, और तीनों के तीनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है, मतलब पूरे सैंपल स्पेस को कवर भी कर रहे हो और आपस में कोई इंटरसेक्शन नहीं है। इससे मैंने कोई इवेंट ए एसोसिएट किया है, मुझे पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो अगेन इसकी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बोलो, पी ऑफ ए इक्वल टू पी ऑफ E1 इंटू पी ऑफ ए, E1 है सकट, है ना, Yes, sir. प्लस पी ऑफ E2 इंटू पी ऑफ ए, E2 है सकट, और लास्ट में क्या आ जाएगा पी ऑफ E3 इंटू पी ऑफ ए, E3 है सकट। क्या है फॉर्मूला याद रख लोगे, हाँ है ना, ये अच्छा याद रखेंगे। ठीक है, वेरी गुड। क्लियर है यहाँ तक सबको? Yes, sir. हाँ, ठीक। ये थी आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी, और इसी से डिराइव हुई है बेस थ्योरम, इसी से डिराइव हुई है बेस थ्योरम, जो हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। दोनों में फॉर्मूला ऐसे ही बनेंगे, लेकिन बस देखो क्वेश्चन में दिक्कत क्या है ना, क्वेश्चन आपको कभी भी ये नहीं बोलेगा कि E1 E2 E3 इसको मानो और ए इसको मानो। अब क्वेश्चन को देख के आपको जज करना होगा, पहचानना होगा कि E1 E2 E3 में इवेंट किसको मानूं, और जिसकी प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी उसको इवेंट ए माने, और ठीक है। और E1 E2 E3 हमें इस तरह से मानना है ताकि वो कैसे होने चाहिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव। ये दो बात आपको ध्यान रखनी है। जो भी अपन क्वेश्चन को पढ़ के E1 E2 E3 डिफाइन करेंगे, वो कैसे होने चाहिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव। वो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यही मेरे E1 E2 E3 है, और जिसकी प्रोबेबिलिटी, अगर टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पूछा है तो जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी वो इवेंट मेरा ए हो जाएगा, हाँ है ना, Sir. ठीक है। चलो इस पे क्वेश्चन करते हैं, पढ़ो इसको ध्यान से, आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इन अब एग्जांपल में करवा रहा हूँ, फिर इसके और क्वेश्चन आपको मैं ट्राई करेंगे आगे जाके, ठीक है। पढ़ो एक बार ध्यान से आप लोग। इन अ बोल्ट फैक्ट्री machine A, B and C manufacture respectively 25%, 35% and the 40% of the total bolt। तीन तरह की मशीन है, कुछ A मशीन मैन्युफैक्चर करती, कुछ B, कुछ C, और उसमें से A मशीन में से 5% इफेक्टिव रहते हैं, B में से 4% इफेक्टिव, और C में से 2% इफेक्टिव बोल्ट निकलते हैं, ठीक है। अब बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम, फिर उस सारे प्रोडक्ट जब मिक्स हो जाते हैं उसमें से बोल्ट उठाया गया, पूछा गया कि मान लो एक बोल्ट को उठाने के बाद फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वो डिफेक्टिव बोल्ट निकले। वो जो बोल्ट मैंने वहां से पिकअप किया है वो डिफेक्टिव बोल्ट हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो बोल्ट मेरा डिफेक्टिव निकले, इसकी प्रोबेबिलिटी मेरी क्या होगी, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ में आया क्वेश्चन क्या है, कि एक मशीन, एक फैक्ट्री के अंदर तीन तरह की मशीन है जो अलग मतलब बोल्ट निकाल रही है अलग अलग परसेंटेज में, और उनका अलग अलग क्या है, डिफेक्टिव का परसेंटेज है। फिर वो सारा माल जब मिक्स हो जाता है, उनमें से मुझे एक बोल्ट अगर मैं सिलेक्ट करता हूं तो वो डिफेक्टिव निकले, इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे पूछी गई है, हाँ है ना, Yes, sir. वेरी गुड। अब अगेन मेरा वही काम रहेगा कि सबसे पहले तो मुझे इवेंट्स को डिफाइन करना पड़ेगा, E1 जो भी E1 इवेंट है मेरे, और फिर एक इवेंट ए को डिफाइन करना पड़ेगा,
ठीक है, तो बताओ E1 E2 या फिर जो भी इवेंट उसको क्या मानूं और ए इवेंट को क्या मानूं? E1 E2 ये होंगे कि परसेंटेज मतलब कितने निकल रहे हैं। ए बी सी से कितने परसेंट बोल्ट हाँ, निकलने की प्रोबेबिलिटी? वेरी गुड। बेसिकली बोल्ट फ्रॉम मशीन ए है ना, बोलो। Yes, अगर sir. बोल्ट बन रहा है तो या तो वो मशीन ए से बनेगा, या तो मशीन बी से बनेगा, या फिर मशीन सी से बनेगा, है ना? यस सर। ये तीन पॉसिबिलिटी, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है क्या? नो सर। नहीं। तो क्या है, तीनों के तीनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है? यस सर। पूरे Yes, सिंपल yes, स्पेस अगर बोल्ट बनेगा तो इन्हीं तीनों में से किसी एक से बनेगा। अब ए इवेंट किसको मानो? सर डिफेक्टिव बोल्ट डिफेक्टिव। हाँ, प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी गई है कि बोल्ट इज डिफेक्टिव, तो इवेंट ए को क्या मानोगे? ऐसा कहता हूं कि बोल्ट डिफेक्टिव बोल्ट। हाँ, बोल्ट इज डिफेक्टिव। ठीक है, ये इवेंट ए हो गया आपका, ये इवेंट ए हो गया। क्या यहां तक समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब आपको पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ, हाँ अच्छा, यहाँ पे मैंने एक चीज मिस्टेक, बताओ क्या गलती करी है? फिर सब सही है क्या? अब निकालने की इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए की निकालनी है, तो बताओ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, फॉर्म में ही होना चाहिए। हाँ नहीं नहीं, सही लिखा है, सब कुछ सही है। आपका बेसिकली बोल्ट बनेगा या तो मशीन 1 से बनेगा, मशीन 2 से बनेगा, मशीन 3 से बनेगा, है ना? आपने क्या करा एक्सपेरिमेंट, बोल्ट बना के बोल्ट पिकअप किया, क्लियर है? बोलो फॉर्मूला बता दो क्या बनेगा? P ऑफ E1 into P of A, E1 ऐसा कर। E1 ऐसा कट, वेरी गुड, प्लस P of E2 into P of A, E2 ऐसा कट। क्या फॉर्मूला सही लगा रहा हूँ? हाँ है ना? सर सही है। सही है, वेरी गुड। अब मुझे बताओ P of E1 कितना होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 0.25। हाँ, प्रोबेब मतलब बोल्ट फ्रॉम मशीन ए से कितने बोल्ट बन रहे? 25%, यस सर। है ना? मशीन ए से कितने बोल्ट बने? 25, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी कि बोल्ट मशीन ए का हो? 0.25, है ना? ठीक है, इसका मतलब क्या? P of A E1 ऐसा कट, इसका मतलब क्या है? सर डिफेक्टिव बोल्ट ए मशीन से निकले। डिफेक्टिव बोल्ट निकले प्रोवाइडेड मशीन ए सिलेक्ट करी गई हो, है ना? देखो अपन इसको बोलते थे ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता था कि ए की प्रोबेबिलिटी निकालो, B1 गिवन B ऐसा कट, ये ऑलरेडी हो चुका है। तो यहाँ पे भी क्या मतलब है, अगर मशीन 1 सिलेक्ट करी तो उससे डिफेक्टिव बोल्ट की प्रोबेबिलिटी, तो मशीन 1 से डिफेक्टिव बोल्ट कितने निकलेंगे? 5%, 0.05। है ना? तो मशीन बोल्ट से डिफेक्टिव कितने हैं? 5%, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.05। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछो, एनीवन? No, sir. नो सर। ठीक है, आगे का बता दो। P of E2 0.35। 0.3. P of A E2 has occurred 0.04। 0.04, P of E3 0.40। और A3 E3 0.02. 02, वेरी गुड। तो बस यही था आपका टोटल प्रोबेबिलिटी का एक बेसिक क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के हमने देखा भाई तीन तरह की मशीन है, वहीं से बोल्ट बन सकता है, तो उसी को इवेंट E1 E2 E3 डिफाइन कर दिया कि बोल्ट फ्रॉम मशीन ए, बोल्ट फ्रॉम मशीन 2, बोल्ट फ्रॉम मशीन 3। फिर एक इवेंट ए एसोसिएट है जिसकी प्रोबेबिलिटी मुझे पूछी थी कि भाई जो बोल्ट सिलेक्ट किए गए हैं, जो मशीन सारे मशीन से बने, वो डिफेक्टिव निकले, तो उसको इवेंट ए बोल दिया और उसी की टोटल प्रोबेबिलिटी हमने निकाल दी। क्या है, थोड़ा बहुत समझ में आया? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पे मैंने दो सॉल्व एग्जांपल आपके लिए दिए हुए हैं टोटल प्रोबेबिलिटी के ऊपर। पीछे पहले 100 से क्वेश्चन, डिवाइड क्यों गया? अब प्रोबेबिलिटी तो पॉइंट में रहेगी ना, परसेंटेज है तो 100 में ही होगा ना, नहीं, प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा थोड़ी होगी। 0.05 हाँ, क्यों गया आपने? 5% है ना, ये देखो ना, ये अच्छा, परसेंट में। परसेंटेज दिया हुआ है क्वेश्चन में, डिफेक्टिव बोल्ट का परसेंटेज। ठीक है, ओके सर। हाँ, यहाँ पे दो एग्जांपल आपके लिए मैंने दिए हुए सॉल्व एग्जांपल, टोटल प्रोबेबिलिटी, बहुत अच्छे एग्जांपल है। मैं चाहता हूँ घर पे जाके आप उनको बस क्वेश्चन को पढ़ के सॉल्व करना, फिर अपने आंसर मैच करना, है ना? सर वैसे टोटल प्रोबेबिलिटी पे मतलब एनसीईआरटी में एक ही दो क्वेश्चन है। हाँ, एक ही दो क्वेश्चन है, नो डाउट, लेकिन ऐसा अपन बोल नहीं सकते उससे क्वेश्चन नहीं आएगा। जेई ने पिछले साल ही क्वेश्चन पूछा और था। मतलब डाल देना आप एक्स्ट्रा, में ये कह रही थी। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, इसलिए मैंने दो सॉल्व एग्जांपल, जैसे क्वेश्चन कम आते हैं बहुत, लेकिन फिर भी मैंने सॉल्व एग्जांपल यहाँ पे डाल दिए, आप इनको ट्राई कर लेना। क्लियर है? ओके सर। ओके, नाउ नेक्स्ट अपनी बेस थ्योरम। अब इसी टोटल प्रोबेबिलिटी का ये एप्लीकेशन है, सब पार्ट है कि बेस थ्योरम क्या होती है। अब देखो, अभी अपन ने पढ़ा था कि मान लो मेरा एक सैंपल स्पेस है, उससे एसोसिएट मेरे कुछ इवेंट्स है जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव हो, सेम कंडीशन है यहाँ पे भी। ठीक है, ये सैंपल स्पेस है मेरा, और इससे एसोसिएट मेरे कुछ इवेंट्स हैं जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है, E1 E2 E3 एंड सो ऑन अप टिल En। ठीक है, एंड अगेन इसमें एक इवेंट ए एसोसिएटेड है इससे। ठीक है, ये इवेंट ए एसोसिएटेड है। अब इस बार आपको प्रोबेबिलिटी पूछेंगे कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या पूछते हैं बताओ, एनीवन याद है किसी को?
किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाती थी बेस थ्योरम में? फिर ये बता देते थे कि कोई एक चीज हो गई तो बताओ पहली वाली चीज क्या थी। नहीं, इसमें क्या करते थे कि किसी भी पर्टिकुलर इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछते थे। क्या पूछते थे बोलो? इवेंट की प्रोबेबिलिटी। हाँ, किसी भी पर्टिकुलर इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछते थे गिवन ये जो एसोसिएट इवेंट है ये ऑलरेडी हो चुका ये है। गिवन हाँ, ये हो चुका है। मतलब अपन ने टोटल प्रोबेबिलिटी में क्या निकाला था? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाली थी। क्या निकाली थी? इस ए की प्रोबेबिलिटी निकाली थी, हाँ है ना? बोलो। यस सर। Yes, sir. बेस थ्योरम में क्या होता है? सेम कंडीशंस रहती है इवेंट्स पे, लेकिन इस बार आपको क्या बोलते हैं कि ये इवेंट कोई भी पर्टिकुलर इवेंट की प्रोबेबिलिटी पता करो गिवन ए हैज ऑलरेडी अकर। मतलब इसमें इसका अगर मैं एग्जांपल लूं तो इसी क्वेश्चन में अगर आपको बेस थ्योरम का क्वेश्चन होता तो आपको पूछता फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, अब उसमें ऐसा बोलता कि आपने मान लो ये सेम क्वेश्चन है, एक बोल्ट को सिलेक्ट किया वो डिफेक्टिव निकला, इट इज ये गिवन है आपको कि आपने एक बोल्ट सिलेक्ट किया डिफेक्टिव निकला, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वो सिलेक्टेड जो बोल्ट हमने किया जो डिफेक्टिव निकला वो मशीन 2 से निकले। क्या प्रोबेबिलिटी निकालो कि जो डिफेक्टिव बोल्ट सिलेक्ट करके निकला वो मशीन 2 से निकले, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। ऑलरेडी गिवन डिफेक्टिव बोल्ट निकल चुका है, हाँ है ना? समझ में आ रहा है? तो इस बार आपको क्या पूछा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन A हैज अकर्ड। किसी पर्टिकुलर इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर आपको पूछें, पर्टिकुलर इवेंट ए ऑलरेडी हो चुका है, तो अब अपन क्या अप्लाई करेंगे? बेस थ्योरम। तब अपन क्या अप्लाई करेंगे? बेस थ्योरम, हाँ है ना? यस सर। ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला भी अगर आप एग्जाम में भूल जाओ तो खुद से 5 मिनट में डिराइव कर लोगे। जैसे मान लो यहाँ पे मैं इसी एग्जांपल में ले लेता हूँ, इसी को सारा का इरेज कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल। अभी के लिए मैं अभी के लिए 3 इवेंट कंसीडर कर रहा हूँ, E1 E2 E3। ध्यान से सुनना, 3 इवेंट जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है, ठीक है। और इससे एसोसिएटेड इवेंट एक ए है। क्वेश्चन पढ़ के आपको ये सब समझ में आ जाएगा कि ए किसको मानना है, E1 E2 E3 किसको मानना है। वो पूछा है मैंने कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन A हैज अकर्ड। पिछले क्वेश्चन में कि भाई डिफेक्टिव बोल्ट मशीन 2 से निकली, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, ये पूछा है। अब इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव करना, जो बेसिक कंसेप्ट अपन ने सीखे उसी से। अच्छा, ये एक तरह की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, हाँ है ना? यस सर। Yes, sir. तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता था? अप्लाई कर दो। ऊपर क्या आएगा? P ऑफ E2 इंटरसेक्शन है E2 टू intersection. इंटरसेक्शन है, वेरी गुड। डिवाइड में क्या आएगा? P ऑफ A। A. ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला याद है? P ऑफ है ना? यस सर। Sir. P ऑफ A गिवन B हैज अकर्ड। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर ने ये फॉर्मूला पढ़ा, A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ओके, वेरी गुड। अब अभी अपन ने, अब देखो यहाँ पे, अब इंटरसेक्शन का भी फॉर्मूला पढ़ रखा अपन ने, किससे पढ़ रखा है? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से। अब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम अप्लाई कर देंगे यहाँ पे ऊपर में, हाँ है ना? यस सर। तो बताओ क्या आएगा? P ऑफ P E2. ऑफ E2, वेरी गुड, मल्टीप्लाई बाय P ऑफ A by E2। A E2 हैज अकर्ड, हाँ है ना? यस सर। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम देखो, सबसे पहले अपन ने अप्लाई करी कंडीशनल थ्योरम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले क्या अप्लाई करी? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अप्लाई करा। फिर यहाँ पे क्या अप्लाई करा? मल्टीप्लिकेशन, प्रोबेबिलिटी। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, हाँ है ना? याद आ रहा है? यस सर। ओके। और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या गिवन है? P ऑफ A। तो अभी अपन ने सीखा था क्या? टोटल प्रोबेबिलिटी। बोलो। तो टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई हो जाएगा। तो टोटल प्रोबेबिलिटी में P ऑफ A का फॉर्मूला क्या देखा था कि P ऑफ E1 P ऑफ A E1 है सकट, P ऑफ E2 P ऑफ A E2 है सकट, है ना? जो ऊपर लिखा है बस ऊपर वाला नीचे कॉपी हो जाएगा, लेकिन तीनों के लिए, Yes, sir. ठीक है। तो नीचे क्या लिखोगे? तीनों के लिए P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A E1 है सकट। अनम्यूट करो, बैकग्राउंड किसी का डबल नॉइस रिपीट हो रही है, अनम्यूट कर लो सारे लोग। P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A E2 है सकट प्लस P ऑफ E3 इंटू P ऑफ A E3 है सकट। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, ये फॉर्मूला एकदम बाय हार्ट याद होना चाहिए। क्लियर है सबको? यही आपकी क्या है? बेस थ्योरम। यही आपकी क्या है? बेस थ्योरम। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? नो सर। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे मैंने थ्योरी भी लिखी हुई है, घर जाके देख लेना। बाकी फॉर्मूला ये कि किसी पर्टिकुलर इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछे गिवन समथिंग हैज अकर्ड, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? देखो ध्यान से, ऊपर P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A E2 हैज अकर्ड, इतना याद रख लेना। फिर नीचे सारे के साथ लिख देना सब। बस अगर न्यूमरेटर का याद रहेगा तो डिनोमिनेटर अपना आप याद हो जाएगा। P ऑफ E2 गिवन P ऑफ A E2 हैज अकर्ड इंटू, चलो क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन पढ़ा?
सर। ठीक है, बैग ए कंटेन 2 वाइट 3 रेड, बैग बी कंटेन 4 वाइट एंड देखो सर इसको ये भी सारे एनसीईआरटी का है। नहीं एनसीईआरटी का नहीं, सुनो आप क्वेश्चन पे ध्यान दो ना यार। ठीक है, सुनो ध्यान से, अभी ब्रेक कर दिया बीच में। ठीक है, देखो यहाँ पे 2 तरह के बैग दिए गए हैं आपको। अब देखो क्वेश्चन को, आपको जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना उनमें कॉन्सेप्चुअली अंदर बैठाते रहना, रटना नहीं है। अगर रटोगे चैप्टर उड़ जाएगा ऊपर से। मैंने स्टार्टिंग में ही समझाया था, इसके बेसिक कंसेप्ट को पढ़ो, चाहे क्वेश्चन कहाँ का भी हो। ठीक है, आप जो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो ना अंदर बिठाते जाओ, ठीक है। अल्टीमेटली आप क्वेश्चन मिक्स फॉर्मेट में आएगा, फिर आपको जज करना है कि भाई पूछा क्या है, वो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे बैग 1 के बारे में बोला है 2 वाइट 3 रेड, बैग बी के बारे में बोला है 4 वाइट 5 रेड। 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ रैंडमली सिलेक्टेड बैग, किसी भी एक बैग से बॉल को ड्रॉ किया गया है एंड फाउंड टू बी रेड, वो बॉल जो निकाली गई वो रेड निकली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग बी। तो किसका थ्योरम है? क्या ये बेस का क्वेश्चन है? यस बेस सर। ठीक है, ये भी लॉजिकली भी बोल सकते हैं, अभी बेस पढ़ा है तो उसी का क्वेश्चन लेंगे सर। ठीक है, यस सर। ठीक है। अब मुझे बताओ E1 E2 और ये ए इवेंट किसको मानोगे? सर E1 होगा बैग ए से। वेरी गुड। बॉल सिलेक्टेड फ्रॉम बैग ए है ना? यस सर। बस बॉल सिलेक्ट। ठीक है, वेरी गुड। तो क्या ये दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है? यस यस सर। सर। हाँ, क्योंकि बॉल सिलेक्ट या तो बैग ए से सिलेक्ट हो गया तो बैग बी से सिलेक्ट हो गया, पूरे पूरे सैंपल स्पेस को कवर करे, इसके अलावा कोई तरीका हो ही नहीं सकता। मतलब मेरा एक्सपेरिमेंट क्या, सिलेक्टिंग अ बॉल, तो या तो बैग ए से आएगी या तो बैग बी से आएगी, ये मेरे पूरे सैंपल स्पेस को कवर कर रहे हैं। अब इवेंट ए क्या होगा? रेड बॉल इज सिलेक्टेड। हाँ, सिलेक्टेड बॉल इज रेड, वेरी गुड, सिलेक्टेड बॉल इज रेड, बहुत बढ़िया। पूछा क्या गया है, किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है बोलो? बी से निकाला। बी से निकालने की। बैग बी से निकाला, बी से रेड बॉल। हाँ रेड ऑलरेडी निकल चुकी है ना, यही पूछा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग टू गिवन रेड हैज ऑलरेडी अकर्ड। अब इस बेस थ्योरम का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। बताओ न्यूमरेटर में क्या बनेगा? पी ऑफ क्या आएगा? E2 इनटू पी ऑफ ए बाय E2। E2 इज अकर्ड। बस यही ध्यान रखना, नीचे बस सबके लिए कॉपी कर देना। Total probability। इवेंट के लिए हाँ टोटल, जो ऊपर लिखा वैसा के वैसा नीचे बस कॉपी हो जाएगा, बाकी सब इवेंट के लिए। तो E1 के लिए हो गया, सेम E2 के लिए भी लिख देंगे। जल्दी से अप्लाई करो, बताओ एबीसीडी क्या आ रहा है? अच्छा, पी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या होगा? 1/2। हाँ, बैग 1 सिलेक्ट, अब देखो 2 बैग है, या तो बैग 1 सिलेक्ट होगा या तो बैग 2 सिलेक्ट होगा, और दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 50-50 है ना? यस यस सर। आपके पास 2 बैग है, मैं बोलूं सिलेक्ट एनी 1 बैग, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या है? 50% है ना, तो 1/2 होगा। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। हाँ, अब इसका मतलब क्या? पी ऑफ ए E2 बताओ। सर ए मतलब क्या है? बैग से रेड बॉल सिलेक्ट करने हाँ, की ए probability। बैग से रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी, पी ऑफ मतलब क्या बोला है? ए मतलब रेड बॉल निकलना, प्रोवाइडेड बैग 2 सिलेक्ट किया हो गया। तो बैग बी से रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी बताओ कितनी होगी? 5/9। 5/9। 5/9, बहुत बढ़िया। क्या ये सबको समझ में आया? यस वेरी हो जाएगा 1/2। और बैग 1 से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 3/5। 3/5, वेरी नाइस। तो 1/2 इंटू ये हो जाएगा अगेन 5/9। इसके आप आंसर निकाल सकते हो, हाँ है ना? यस सर। आ रहा है समझ में कि नहीं? थोड़ा बहुत फील आया? दो Yes, क्वेश्चन बेसिक कंसेप्ट हमने अप्लाई किया। एक था टोटल प्रोबेबिलिटी, एक मिनट यार, किसी एक बच्चे के कारण शायद है ना माइक को अपनी आवाज ही वापस सुनाई दे रही है। ठीक है, एक था टोटल प्रोबेबिलिटी जिसमें एक पर्टिकुलर इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछेंगे आपको। एक है बेस थ्योरम, ठीक है, जिसमें कोई इवेंट E1 E2 E3 गिवन ए है तक इस तरह से आपको पूछेंगे। दोनों कॉन्सेप्ट आपको ध्यान से अप्लाई करने। चलो ये अपन ने सॉल्व कर लिया। ये सेम क्वेश्चन है क्या? सेम क्वेश्चन 2 बार दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट। ये अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान से सोच के अप्लाई करो। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, गलत होगा चलेगा, लेकिन बस अटेम्प्ट करो। ठीक है, सब लोग गलत होगा चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करो।
सर ऑप्शन ए। ये आ रहा है, ठीक है देखते हैं। यस सर यही आ रहा है। पढ़ो ध्यान से इसको। A man is known to speak truth 3 out of 4 times. He throws a die and report that it is a 6. Find the probability that it is actually a 6. ठीक है, बहुत थोड़ा सा अच्छा इंग्लिश वाला क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल हल्का सा। यहाँ पे दो इवेंट आपको दिख रहे होंगे कि वो डाई को थ्रो करता है, ठीक है, he throws a die and reports a 6. वो बोलता है कि ये 6 है, तो मतलब ये इवेंट ऑलरेडी हो चुका है ना, ये इवेंट ऑलरेडी हो चुका है। और किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है? दैट इट इज एक्चुअली अ 6। क्लियर है सबको? बोलो। Yes, sir. तो बताओ ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है कि टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन? बोलो। सर बेस थ्योरम का है। बेस थ्योरम। बेस अगर बेस थ्योरम का है तो मुझे बताओ इवन जो E1 E2 E3 वाला इवेंट मानते हो वो कौन से होंगे यहाँ पे? E1 और E2 ट्रूथ और लाई वाले होंगे। सर ट्रुथ और फॉल्स वाली ट्रुथ 3/4। प्रोबेबिलिटी क्या, नहीं प्रोबेबिलिटी क्या पूछी है? प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली अ 6, मतलब हाँ ट्रूथ यही बोल सकते हो कि भाई वो सही में 6 निकले, मतलब वो सच बोल रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है ना? यस सर। यस सर अब एक इंसान है, या तो वो सच बोलेगा या तो झूठ बोलेगा, दो ही हो सकता है कि मैन स्पीक्स ट्रूथ, है ना, यस सर। और मैन स्पीक डज नॉट स्पीक ट्रूथ, या फिर स्पीक लाई, है ना? Yes. बोलो, क्या ये दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है? यस सर है ना? यस सर ठीक है, अब इवेंट ए क्या डिफाइन करें? सर 6 आने की प्रोबेबिलिटी। 6 आना। हाँ ठीक है, रिपोर्ट he throws a die and report it is a 6। ठीक है, तो अपन बोलते हैं कि let die show 6, है ना? ठीक है, तो अब प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी गई है आपके अकॉर्डिंग, बताओ आप। E1 बाय E1 की प्रोबेबिलिटी 1 है ना? by E1 A है, मतलब एक्चुअली में 6 है, मतलब वो सच बोल रहा है, गिवन A हैज ऑलरेडी अकर, मतलब डाई पे भी 6 आ रहा है ना? यस सर। यस सर फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, P of E1 into P of A, E1 has occurred, P of सेम नीचे E1 P of A, E1 has occurred, P plus P of E2 into P of A, E2 has occurred। ठीक है, मुझे बताओ P of E1 की प्रोबेबिलिटी, मैन स्पीक द ट्रूथ, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/4। 3/4 हाँ क्वेश्चन में बोला है 3/4 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए E1 है सकट, इसका मतलब सर वो सच बोले और सच बोल 6 भी। दिया। हाँ कि डाइस पे 6 आए, डाई पे क्या है 6, और वो एक्चुअली में 6 आ रहा हो, है ना? तो बेसिकली एक्चुअली में भी 6 आ रहा है, और उसने बेसिकली क्या हो कि एक डाई को थ्रो किया और उस पे 6 आए और एक्चुअली में 6 आए, मतलब बेसिकली 6 आने की प्रोबेबिलिटी यस सर। है ना? तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6। 1/6। 1/6। ठीक है, अब देखो नीचे ये चीज तो सेम ही रहेगी E1 वाली। अब E2 पे आते हैं। E2 मतलब ट्रूथ ना स्पीक करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/4। देखो ट्रूथ बोलने का है 1/4 3/4, तो झूठ बोलने का 1/4 होगा, हाँ, और वैसे भी एग्जॉस्टिव है तो दोनों का सम हमेशा 1 होगा प्रोबेबिलिटी का, है ना? यस सर ठीक है, ऐसे भी लॉजिक लगा, पूरे सैंपल स्पेस को अगर कवर कर रहे हैं तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होगा। अच्छा, अब P of A E2 है सकट, इसका मतलब बेसिकली इसका मतलब क्या है? 6 नहीं आया 6 नहीं आया है ना, वो झूठ बोल रहा है, तो 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5/6। 5/6। आ रहा समझ में? थोड़ा बहुत थोड़ा Yes, sir. टफ क्वेश्चन था, लेकिन एक बार उसको घर पे री अटेम्प्ट करना। क्लियर है? चलो अब आप एक बार खुद से ट्राई करो अगला क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का है, प्रॉपर्ली ट्राई करो, फाइनल आंसर निकालो अच्छे से। सर उसका आंसर क्या आ रहा था? शायद ऑप्शन ए आ रहा था, मुझे पता नहीं, देख लेना एक बार। ए या डी? पिछले क्वेश्चन का आंसर क्या आया था, डी के ए? ए आ रहा था ए सर। था ए।
ए ठीक है। सर 1/2। सर 1/2 आ रहा है। 1/2 आ रहा है सर। हेलो, हाँ बताओ 1/2 क्या आ रहा है? सर सबने अटेम्प्ट सर किया? ओके, अगेन देखो वही था, डॉक्टर विजिट अ पेशेंट, प्रोबेबिलिटी दैट वो या तो बस से जाएगा, स्कूटर से जाएगा या इससे जाएगा। तो अगेन ये तीन चीजें होगी, E1 E2 E3, है ना? यस सर। सर बस क्वेश्चन से क्लियर दिख जाता है कि भाई या तो बस से जाएगा, तो ट्रेन से जाएगा, तो स्कूटर से जाएगा। तो E1 E2 E3 ये मेरा इवेंट हो गया, ठीक है। उसके लेट होने की प्रोबेबिलिटी उन्होंने गिवन है, ठीक है। एंड अच्छा 4 इवेंट है क्या? यस सर, एक Yes, अदर sir. ट्रांसपोर्ट। एक अदर other 4 तरह की इवेंट है, ये E1 E2 E3 E4, और उन चारों में लेट होने की प्रोबेबिलिटी भी हमको गिवन है, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज, दूसरा बोला कि इफ ही कम्स बाय अदर मींस एंड ही विल बी नॉट गेट व्हेन ही अराइव्स ही इज लेट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ही कम द ट्रेन। तो इवेंट ए किसको मानोगे? सर लेट। लेट हो आया। गया लेट है ना? आएगा। वो प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी कि अगर वो लेट हो गया है, कि प्रोबेबिलिटी पता वो ट्रेन से आया हो, है ना? यस सर। ठीक है, तो E1 की प्रोबेबिलिटी गिवन ए हैज अकर्ड, देखो यहाँ पे कर रखा है। ई बी द इवेंट, इसलिए सॉल्यूशन नहीं डाल देते को, बुक्स में लैंग्वेज कैसी थी, बोर्ड्स में लिखने में भी आपको आसानी रहेगी। लेट ई बी द इवेंट दैट डॉक्टर विजिट द पेशेंट लेट, और अच्छा उन्होंने ई इवेंट को ऐसा माना है, जो अपन ए मानते हैं उन्होंने ई मान लिया, ए की जगह ई मान लिया। और लेट T1 T2 T3 के वो भाई ट्रेन, बस, स्कूटर, अदर मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट से आया, सबकी प्रोबेबिलिटी गिवन थी, और बेस थ्योरम अप्लाई कर दी 1/2। वेरी गुड, क्लियर है सबको? यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब थोड़ा सा जेई पे आते हैं।
लगाओ दिमाग, डायरेक्ट दे दिया खैर मैंने 2-4 क्वेश्चन कराने के बाद ही, अगर होगा एक तो ठीक है, नहीं भी होगा कोई दिक्कत नहीं है, बस अटेम्प्ट करो एक बार। सर 9 आ रहा है आंसर। यस सर 9 आ रहा है। नाइन, यस सर 9। ठीक है। नहीं आता। बहुत बढ़िया, अगर हो रहा है तो थोड़ा सा पढ़ने के बाद अगर हो जा रहा है, देखते हैं। मुझे पता नहीं इसका आंसर क्या है, देखा नहीं मैंने, बस क्वेश्चन पुटअप कर देते हैं। 25% ऑफ द पॉपुलेशन आर स्मोकर। A smoker has 27 times more chances to develop a lung cancer than a non-smoker. ठीक है। A person is diagnosed with the lung cancer. एक person को randomly select किया कि उसको lung cancer निकला. Find the probability that he is a smoker. तो क्या ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है? यस सर। यस सर। देखो देखते तो पता चल रहा है। अब देखो जेई का क्वेश्चन मैंने आपको ज्यादा भटकाया नहीं, घुमराया भी नहीं किया। 2 एनसीईआरटी के क्वेश्चन करवा और सीधा जेई के क्वेश्चन पे लेके आया है ना? बोलो। यस सर। ठीक है, तो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आता है क्या? नो सर। नो। अच्छा मैं यूं नहीं बोलूंगा, हमेशा आसान क्वेश्चन ही आते हैं। ऑफ कोर्स टफ क्वेश्चन भी आ सकता है, तो टफ क्वेश्चन आए नहीं हो रहा छोड़ देना, डरना नहीं टफ क्वेश्चन को छोड़ते हुए। लेकिन अगर इजी आया तो वो करके आना है। यूं जनरली प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन अगर इजी आ जाएगा तो हमको पिकअप करना है। ठीक है, अब मुझे बताओ E1 E2 E3 क्या इवेंट माने? सर वो स्मोकर है नहीं है? हाँ, स्मोकर और नहीं है। हाँ देखो क्वेश्चन को पढ़ के कैसे सोचेंगे। अ पर्सन इज डायग्नोस्ड टू बी अ लंग कैंसर, मतलब पर्सन को डायग्नोस किया उसको लंग कैंसर, मतलब ये गिवन इवेंट है ना? बोलो। यस सर। तो हमेशा अपन गिवन इवेंट को ए मानते थे बेस थ्योरम में। जो भी इवेंट हो चुका उसको अपन क्या मानते थे? ए मानते थे, हाँ है ना? बोलो। तो जो गिवन इवेंट है ए के, अ पर्सन इज डायग्नोस्ड विद लंग कैंसर, उसको अपन ए मान लेंगे। तो पर्सन हैज लंग कैंसर, ये मेरा इवेंट ए हो गया। हमेशा ऐसा पहचाना करो कि ए मतलब जो ऑलरेडी हो चुका है, कि ए मतलब गिवन इवेंट जो ऑलरेडी हो चुका है उसको अपन इवेंट ए मान लेते हैं। तो ए मतलब पर्सन हैज लंग कैंसर, मतलब उसको टेस्ट किया गया, लंग कैंसर निकला। अब E1 E2 क्या होगा? प्रोबेबिलिटी जिसकी पूछी गई है, पर्सन इज अ स्मोकर, तो अब या तो पर्सन स्मोकर होगा या तो पर्सन नॉन स्मोकर होगा, हाँ है ना? यस। तो वो मेरे E1 और E2 हो जाएंगे। अब अगेन दिस इज माय बोथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, कि पर्सन जो है, जो जिसकी मुझे प्रोबेबिलिटी पूछी गई है उसको हमेशा मैं E1 E2 E3 मानता हूं। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी वो कहीं ना कहीं E1 हो जाएगा। तो पर्सन इज अ स्मोकर। अगर ये E1 है तो इसका बचा हुआ इवेंट क्या होगा? पर्सन इज नॉट अ स्मोकर, हाँ है ना? या तो स्मोकर होगा या तो स्मोकर नहीं होगा। और अगेन दिस इज एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। क्लियर? यस सर। वेरी गुड। फटाफट इसका आंसर निकाल लेते हैं जल्दी से। तो मुझे पूछी गई है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कौन सा E1 की E2? E1। E1 गिवन ए है सकट, तो यह आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। E1 है सकट, सेम नीचे छाप देंगे।
probability of E1, probability of A, E1 has occurred, plus probability of, अरे आपके टाइमिंग 9:15 था ना, ठीक है, बाकी टाइम E2 Yes, sir. E2 has occurred, ठीक है। अब मुझे क्या क्या गिवन है, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है k/10, हाँ है ना। यस सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कि वो E1 मतलब पर्सन स्मोकर निकले, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4. हाँ 25%, अगेन 25% मतलब 1/4, हाँ है ना। सर Yes, sir. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवन है सकर, मतलब उसको लंग कैंसर हो जाए, वो स्मोकर है। 27/28। हाँ, अब देखो क्या बोला गया, अ पर्सन इज हैज अ 27 टाइम्स मोर चांसेस टू डेवलप लंग कैंसर देन अ नॉन स्मोकर। इसका मतलब एक नॉन स्मोकर के कंपैरिजन में उस स्मोकर के चांसेस ज्यादा है 27 टाइम्स, है ना। इसको अपन कैसे डिफाइन करेंगे, 27 टाइम ज्यादा चांसेस है, चांसेस मतलब, ठीक है। तो अपन ऐसा बोलो, कैसे डिफाइन करोगे बताओ। जैसे अगर अपन यूं बोले कि अब स्मोकर हैज 27 टाइम्स मोर चांसेस, इसको अगर मैं लिख के दिखाऊंगा, स्मोकर के लंग कैंसर होने के चांसेस, बेसिकली डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी बोलिए, चांसेस इज 27 टाइम्स स्मोकर नॉन स्मोकर के लंग कैंसर के, हाँ है ना। बोलो यस सर। Yes, sir. ठीक है, कैंसर सब स्पेलिंग में गलत हो रही है, ठीक है। लंगर लिख दिया मैंने, लंगर चलता है ना। ठीक है, Yes, sir. ठीक है। तो इस जो बेसिकली स्मोकर है उसके लंग कैंसर होने के चांसेस नॉन स्मोकर के 27 टाइम्स है, हाँ है ना। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो आप एक काम करो, इसको एक काम करो, इसके चांसेस को x मान लो, क्या मान लो x, के भाई नॉन स्मोकर के लंग कैंसर के चांसेस अगर x है तो इसके कितने हो जाएंगे 27x हो जाएंगे, हाँ है ना। बोलो यस सर। ठीक है, वैसे भी x अपने आप कट जाएगा। आगे नीचे आ जाते हैं, तो 1/4 इंटू 27x प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, नॉन स्मोकर की प्रोबेबिलिटी 3/4 और नॉन स्मोकर को लंग कैंसर हो x माना, हाँ। अब ऊपर और नीचे से x तो अपने आप कट जाएगा, हाँ है ना। यस सर। Yes, sir. ऊपर और नीचे से x तो अपने आप कट जाएगा, k की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ रही थी 9। यस सर 9। यस सर 9। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या है आज का लेक्चर समझ में आया। Yes, sir. Yes, sir. अब आपका काम क्या है, आपका काम है घर जाके ये सॉल्व करना, सॉल्व एनसीईआरटी 13.3 एंड अगर टाइम मिल जाए तो मिसलेनियस। अगर ये सॉल्व कर लोगे ना खुद से एकदम पूरी ईमानदारी से, बेसिक कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो आपका काम है एनसीईआरटी को के बेस थ्योरम के क्वेश्चन 13.3 और इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज, इसको पूरी ईमानदारी से अच्छे से सॉल्व करना, टाइम देके 2 घंटे के टाइम में पूरी सॉल्व हो जानी चाहिए, ठीक है। ज्यादा उससे ज्यादा टाइम मत लेना, और जो क्वेश्चन आपको लग रहा है ऑलरेडी क्लास में कवर हो चुका है, अगर आपसे हो जाएगा तो उसको छोड़ के आगे बढ़ जाना। जिस क्वेश्चन में लग रहा है हाँ ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा दिमाग लगेगा, उनको अटेम्प्ट करना। क्लियर है सबको, Yes, sir. ठीक है, ओके। सर नेक्स्ट अच्छा मुझे ये क्लास बताओ अच्छा मुझे ये बताओ कि क्या कह रहा था मैं, हाँ इस सैटरडे आप सब लोग छुट्टी मान लेना, ठीक है। सैटरडे को, इस सैटरडे को मैं अब थोड़ा सा सिलेबस अपना लैग हो गया था बीच में, कल की क्लास मेरी एक तो मिस हो गई थी, तो सैटरडे को मैं 2 या 2.5 सर घंटे पीरियोडिक टेस्ट है इसी सैटरडे से। यस सर, टेस्ट है सर। अच्छा कितनी बजे, सर सुबह है, मॉर्निंग में। मॉर्निंग में, ठीक है कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेना, यस सर। ठीक है। रिकॉर्डिंग देख लेना, और मैं ऐसा ही टॉपिक कवर करूंगा या फिर इसी तरह से पढ़ूंगा ताकि आपको रिकॉर्डिंग से समझ में आ जाए, ठीक है। क्योंकि आपकी क्लास सैटरडे को मॉर्निंग में भी होगी, इवनिंग में भी होगी, और एक संडे को भी होगी, ठीक है। अच्छा इस संडे का टेस्ट सबके लिए ऑनलाइन है, ऑफलाइन टेस्ट इस संडे को नहीं है, ठीक है। तो आपका टेस्ट ऑनलाइन होगा, तो आप लोग सब लोग कोशिश करना कि 9 से 12 के स्लॉट में टेस्ट को निपटा लो, ताकि दोपहर में 3 बजे अपन एक्स्ट्रा क्लास ले सके। क्लियर है, यस सर। सैटरडे और संडे मैच, वैसे ही टाइमिंग रख दो ना, क्या जैसे कह रहे हो? पिछली बार सर, जैसे पिछली बार मतलब खोल रखा था विंडो उतने से उतने टाइम के लिए, वो हाँ कर दो। हाँ, नहीं विंडो खोल ओपन रहेगी पूरे दिन के लिए, विंडो ओपन कर देंगे पूरे दिन के लिए, लेकिन आप लोग 9 से 12 में ट्राई करना, ठीक है। ठीक है सर। ओके नेक्स्ट क्लास में खत्म प्रोबेबिलिटी। हाँ अगली क्लास लास्ट है प्रोबेबिलिटी की, ठीक है। Okay, sir. Good night, sir. गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय, टेक बाय केयर, सर। जी सर। बाय 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 बाय। 12th की केमिस्ट्री में क्या चल रहा है? 12 की केमिस्ट्री में क्या चल रहा है बच्चा? रिवीजन। नहीं रिवीजन